वेलकम टू स्टडी लेबर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम दोबारा फिर से वहीं से हिंदी से जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था आपको। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था संज्ञा। तो संज्ञा मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो मैं देर ना करते हुए आपके फिर से वहीं शुरू करता हूँ। पहले आपका रिवाइजन करा दूँ। देखिए, मैंने बताया था वो संज्ञा। तो संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सिंपल, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव का नाम क्या कहलाता है, आपका संज्ञा कहलाती है। फिर मैंने उसमें बताया था आपको कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं और वैसे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। उसमें से भी फिर मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था जातवाचक संज्ञा क्या होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो किसी पर्टिकुलर नाम का बोध करा देती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो संपूर्ण जात का बोध करा दे वो क्या कहलाती है, जातवाचक संज्ञा कहलाती है। सिंपल शब्दों में आप समझिए। अब एक शब्द होता है विकारी। क्या होता है, विकारी, ठीक है। और एक होता है अभिकारी, ठीक है। तो पहले समझिएगा विकारी क्या होता है। विकारी का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी भी प्रकार से अगर हम इसके लिंग में परिवर्तन कर दें अथवा संज्ञा में परिवर्तन कर दें, लिंग में परिवर्तन करें, वचन में परिवर्तन करें, कारक में परिवर्तन करें, तो अगर हम किसी भी वाक्य में लिंग में परिवर्तन करें, कारक में परिवर्तन करें, ठीक है, लिंग में परिवर्तन करें, कारक में परिवर्तन करें, या फिर हम कहें वचन में परिवर्तन करें, तो अगर इन तीनों में परिवर्तन करने पर अगर उस वाक्य में परिवर्तन हो जाता है तो समझ लीजिएगा कि वो शब्द, वो चीज़ विकारी है। और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है तो क्या है, वो अविकारी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं संज्ञा किस प्रकार से है, विकारी में आती है कि अविकारी में आती है। तो समझिएगा पहले संज्ञा किस प्रकार से आती है। जैसे एक सिंपल सा वाक्य मैं लेता हूँ, संज्ञा के लिए सिंपल सा वाक्य लेता हूँ मैंने कहा, सिंपल एक मैंने कहा, देखिए मैं कहूँ अगर इसमें मैं चेक करना चाहूँ लिंग के अनुसार, तो मैंने लिखा राम खाता है। अब मैं राम की जगह पे कोई सा लिंग रख दूँ, यानी कि ये राम क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। और अगर मैं यहाँ पर कोई स्त्रीलिंग रख देता हूँ तो इसके खाता में, यानी जो क्रिया है ना, क्रिया में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे हम लिख दें सीता, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खाता है कर दिया तो गलत होगा, क्या करना पड़ेगा हमें, खाती है। यानी कि लिंग संज्ञा में क्या हुआ, लिंग में परिवर्तन करने से क्या हुआ है, लिंग में परिवर्तन करने से यानी कि हमने लिंग में परिवर्तन किया तो पूरे के पूरे वाक्य में परिवर्तन करना पड़ गया। इसका मतलब क्या है कि संज्ञा कैसी है, विकारी है। अब वचन में हम देखें, देखिए वचन कितने होते हैं ये तो जानते हैं आप, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। दो, हमारे हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन। जैसे मैं लिखता हूँ शब्द लड़का, ठीक है, और मैंने लिखा लड़का, और अगर मैं लड़के लिख देता हूँ तो ये फिर से परिवर्तन हो जाएगा वचन में, ठीक है। यानी कि संज्ञा के फिर भी परिवर्तन हो जाएगा वचन के अनुसार। इसी प्रकार से मैं कारक में करूँ, कारक, तो यहाँ पे हम करते हैं कारक आ रहा कि नहीं, देखें कारक में अगर हम परिवर्तन, संज्ञा के अगर कारक में परिवर्तन करें, यानी कारक लगा के देखें, कारक हटा के देखें, तो देखते हैं परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो जैसे लड़के चले गए, कारक में क्या है, लड़के चले गए। अब हमने कारक चिन्ह लगाया है, यहाँ पर कारक चिन्ह लगा दे तो लड़के या लड़कों
ने खाना खा लिया, यानी कि यहाँ पर हमने कारक चिन्ह लगाया। वैसे ही क्या हुआ, इसके क्या है, इसके ये संज्ञा में परिवर्तन हो गया है। इसका मतलब क्या है, संज्ञा एक विकारी है। कहती है संज्ञा विकारी। विकारी का मतलब मैंने बताया था, लिंग में परिवर्तन करें, कारक में परिवर्तन करें अथवा वचन में परिवर्तन करें, तो इस प्रकार से अगर उसकी संज्ञा में कोई परिवर्तन होता है तो विकारी कहलाती है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जातवाचक संज्ञा पढ़ाया था, तो जातवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था, जातवाचक संज्ञा मैंने आपको पढ़ाया था, और जातवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था जो संपूर्ण जाति का बोध करा दे। इसका संपूर्ण जाति का बोध करा दे, ठीक है, संपूर्ण जाति का बोध करा दे, वो क्या कहलाती है, हमारी जातवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार की मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने, एक बताई थी मैंने समूहवाचक, दूसरी बताई थी मैंने द्रव्यवाचक। क्या बताई थी, इसमें दो बताई थी, एक बताया था मैंने समूहवाचक, दूसरा बताया था मैंने द्रव्यवाचक। अब देखिए, पहले इसको देख लें। द्रव्यवाचक में क्या होता है, यानी कि जिसका आप माप तौल सकें, ठीक है, आप जिसका माप ले सकें या आप जिसको तौल सकें, वो क्या कहलाती है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। सिंपल, जैसे जलेबी आप ले लीजिएगा, जलेबी को आप तौल सकते हैं, सोना, चांदी, ये क्या है, ये सारे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए ठीक है, अब हमारा आता है समूहवाचक संज्ञा में। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब यह होता है एक कंप्लीट समूह होना चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार से रहे। एक समूह होगा लेकिन उसका गुण जो होगा ना वो एक ही होगा, यानी कि उसका जो गुण होने वाला वो कैसा होने वाला, एक ही होने वाला है। जैसे हम अगर बात करें संसद की, संसद, तो संसद के जितने भी संसद है ना, संसद आपकी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो जितने भी लोग हैं ना वो सारे एक ही योग्यता रखते हैं। योग्यता के तात्पर्य वो सारे के सारे सांसद हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम कहें सेना, सेना यानी कि अनेक प्रकार के होते हुए भी क्या करते हैं, एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुच्छा, गुच्छा ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंदर कंसीडर किया जाएगा। यानी सेना हुआ, गुच्छा हो गया, आपका संसद हो गया, गिरोह मान लो, आप पंचायत मान लो, जैसे हम कह रहे हैं गिरोह, पंचायत, ये सारे किसके उदाहरण हैं, समूहवाचक संज्ञा के। मतलब एक कंप्लीट नाम दे दें, यानी एक कंप्लीट नाम दे दें एक ही जैसे लोगों को। जैसे गुच्छा है ना, अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे में अंगूर ही रहने चाहिए। उसी प्रकार से अगर सेना में है तो सेना में सारे सैनिक होते हैं, तो इसलिए उसको एक कंप्लीट नाम दे दिया समूह में, यानी इकट्ठी करके हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। सिंपल आप समझिएगा। यानी कि अभी तक मैंने जातवाचक संज्ञा बताया। जातवाचक संज्ञा क्या है, जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात है, जो संपूर्ण जात का बोध करा दे। उसके बाद मैंने आपको बताया जातवाचक संज्ञा के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक के उदाहरण देख लीजिए आप, संसद है, सेना है, गुच्छा है, गिरोह है, पंचायत है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, समूहवाचक के। द्रव्यवाचक में क्या है, जिसका आप माप तोल सकें, जैसे जलेबी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और कागज़ हो गया, लकड़ी हो गई, तो ये सारे किस में आएंगे, ये सारे आएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका बच रहा है भाववाचक, ठीक है। आपका क्या बच रहा है, भाववाचक। अब देखिए भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। तो मैंने सिंपल आपको भाववाचक का परिचय देते हुए मैंने बताया था, इसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, इसको महसूस कर सकते हैं। यानी कि आप एक चीज़ जानते हैं, कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी पदार्थ है, उसके कुछ ना कुछ अपना गुणधर्म होता है। प्रत्येक पदार्थ में कुछ ना कुछ उसका गुणधर्म होता है, और उसके जो गुणधर्म होते हैं उसको जैसे केमिस्ट्री में आप जानते हैं, तो उसका जो गुणधर्म होता है उसी के अनुसार हम उसका भाव पहचानते हैं। जैसे हम उदाहरण दें आपको मानव का, ठीक है, यानी कि मानव का गुण क्या है,
मानवता है, मानव क्या है, मानव का गुण, मानवता। जैसे बच्चा क्या बनेगा, बचपन। जैसे मैंने लिखा लाल, ठीक है, लाल का क्या बनेगा, लालिमा, ठीक है। काला क्या बनेगा, कालिया, ठीक है। यानी कि भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया काला, काला है, लाल का ले लिया, उस काला ले लिया, लाल का लालिमा हो गया। ये देखिए, ये लाल है ना, लाल और काला ये आपको बाहर ही दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ते हैं, बाहर से। और ये आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये आंतरिक होते हैं, आंतरिक होते हैं। ये आपका भाववाचक होगा, जबकि ये आपका विशेषण होगा। क्या होगा, विशेषण। अब ध्यान से सुनिए, विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। विशेषण में आपको किसी पदार्थ की विशेषता बताई जाती है, यानी कि वो आपको दिखती है, ठीक है, ये उसका बाहरी गुण होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे भाववाचक में, तो वो इंटरनली होता है, आंतरिक होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का गुणधर्म जो उसका इंटरनली गुणधर्म होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा को, यानी आंतरिक जो गुण प्रदर्शित करेगा वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। जैसे हम बहुत सारे आपको उदाहरण देंगे धीरे धीरे, आप सुनिए, आपको बहुत सारे उदाहरण देंगे हम, ताकि आप इसको पहचान सकें भाववाचक को। जैसे मैंने दिया आपको उदाहरण, देखिए, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। अगर हम व्यक्तिवाचक से भाववाचक करते हैं, तो जैसे राम का भाववाचक क्या बनेगा, रामत्व। सीता का क्या बनेगा, सीतत्व, ठीक है, इसके भाववाचक बन गया। उसी प्रकार से हम कहें जातवाचक से भाववाचक बनाना चाहें, तो जातवाचक से भाववाचक बनाना चाहें, तो जैसे हमने लिखा लड़का का क्या बनेगा, लड़कपन, ये इसका भाववाचक है, ठीक है। लड़का का क्या बनेगा, लड़कपन, इसका क्या है, ये भाववाचक है। उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें, उसी प्रकार से हम और अगर देखना चाहें, बच्चा का क्या बनेगा, बचपन, ठीक है। आदमी, इसका क्या बनेगा, आदमियत, ठीक है। यानी व्यक्तिवाचक से भाववाचक क्या है, मैंने बता दिया आपको। ये राम सीता क्या है, व्यक्तिवाचक है, और यहाँ पर लड़का हुआ, बच्चा हुआ, आदमी हुआ, ये क्या है, जातवाचक है। तो मैंने बताया, अगर व्यक्तिवाचक से आपको भाववाचक बनाना है, तो राम का क्या बनेगा, रामत्व, सीता का क्या बनेगा, सीतत्व। उसी प्रकार से हमने बताया लड़का क्या बनेगा, लड़कपन, बच्चा का क्या बनेगा, बचपन, और आदमी का क्या बनेगा, आदमियत। उसी प्रकार से हम चलते हैं सर्वनाम से भाववाचक में। सर्वनाम से भाववाचक में सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम क्या होता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। पहले सर्वनाम से भाववाचक देखते हैं। सर्वनाम से जैसे अपना का बनाएंगे हम, अपना का क्या बनेगा, अपनत्व। मम का क्या बनेगा, ममत्व। अपना का अपनत्व, मम का ममत्व, ठीक है। उसी प्रकार से आपका आपा, सबका या सर्व का सर्वस्व, ठीक है। ये आपके सर्वनाम से भाववाचक मैंने बता दिए। तो सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनते हैं, इसको मैंने बताया। अब देखिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करना चाहें विशेषण से भाववाचक। विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा, इसको देखिए। जैसे मैंने लिखा काला,
ये विशेषण है, इसका क्या बनेगा? कालिका, कालिमा या कालिया, ठीक है। और लाल का क्या बनेगा? लालिमा, ठीक है। उसी प्रकार से दुख क्या बनेगा? दुखी। दुख का क्या बनेगा? दुखी। यानी दुखी का उल्टा हो गया यहाँ पे, दुखी का दुख, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें मीठा का मिठास, ठीक है। तो ये विशेषण से भाववाचक बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया काला का कालिया, लाल का लालिमा, ये सारे आप बना सकते हैं। अब क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है उसको देखिए जरा। क्रिया से भाववाचक, ठीक है। क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है इसको हम बता रहे हैं। जैसे दौड़ना हुआ, खेलना हुआ आपका, या चलना हुआ, ये सारी क्या है? क्रिया है। तो दौड़ना से क्या बनेगा? दौड़। खेलना से क्या बनेगा? खेल। चलना से क्या बना होगा? चलना से क्या बनेगा? चलना से क्या बनेगा आपका? चलना से बनेगा आपका चाल। सिंपल। ये क्या आपके भाववाचक है और ये क्या रही है आपकी क्रिया। क्या है आपकी क्रिया, ठीक है। इसके बाद क्रिया विशेषण से भाववाचक बनाते हैं हम। क्रिया विशेषण से भाववाचक, क्रिया विशेषण से भाववाचक बनाते हैं। तो क्रिया विशेषण से भाववाचक जैसे तेज का बनाएंगे, क्रिया विशेषण है, क्या बनेगा? तेजी। दूर का बनाएंगे हम भाववाचक, तो क्या बनेगा? दूरी, ठीक है। ये सारे क्या है? भाववाचक हैं आपके। और ये क्या है आपके? ये आपकी ये क्रिया विशेषण है। क्या है आपका? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया भाववाचक क्या होता है, भाववाचक से किस प्रकार हम बना सकते हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हैं, समझ गए हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने बना सकते हैं। जैसे मनुष्य का मनुष्यता होगा, मानव का मानवता होगा, उसी प्रकार से बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा सेगमेंट और बचा है जिसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आप लोग को पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।